गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हिंदी ग्रामर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं पाठ 3 के अगले भाग को। पिछले दिन हमने पाठ 3 की शुरुआत की थी, जिसमें हमने शब्द विचार से शब्द की परिभाषा, जैसे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उससे आगे हमने पेज नंबर 17 पर उस दिन शब्दों का वर्गीकरण किया था। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, बंटवारा किया था शब्दों का। तो शब्दों का बंटवारा जो हुआ था वो 4 आधार पर हुआ था। पहला आधार था अर्थ के आधार पर, फिर उत्पत्ति के आधार पर, फिर रचना के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर। आप सभी जानते हैं हम किसी भी चीज़ का बंटवारा करते हैं तो कोई ना कोई आधार उसका मान करके करते हैं। जैसे आपसे कहा कि भाई फल ले करके आना, तो आप एक जैसे ही फल तो लाते हैं, फिर माइंड में बंटवारा कर लेते हैं। भाई 1 किलो केले लाएंगे, 1 किलो अनार ले आएंगे, 1 किलो जो है आम ले आएंगे, 1 किलो पपीता ले आएंगे। तो सब आधार है। अब वो सब फल किसी न किसी आधार पर एक दूसरे से भिन्न है ना, भिन्न होते हैं ना। उनका टेस्ट भिन्न होता है, उनका रूप और आकार भिन्न भिन्न होता है। तो इस तरह से प्रिय छात्रों, आप सभी जान रहे हैं कि शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 आधारों पर किया जाता है। जैसे फर्स्ट में आधार है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो है हमने देखा कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक वे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक वे होते हैं जो शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो शब्दों का बंटवारा है वो दूसरा उसका आधार है उत्पत्ति या स्रोत का आधार, कि कहाँ से उत्पन्न हुए हैं और कहाँ उनका सोर्स है शब्दों का। तो देखिए, आप सब देख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर अथवा स्रोत के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले तत्सम शब्द के बारे में समझा। तत्सम का मतलब है हिंदी में प्रयोग होने वाले संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। ये शब्द ज्यों की त्यों प्रयोग किए जाते हैं। और उसके बाद नंबर 2 पर हमने पेज नंबर 18 पर सबसे ऊपर जो पढ़े थे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन कुछ रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि तत्सम और तद्भव यानी तत्सम शब्दों से तद्भव कैसे बने, और उनका हमने अभ्यास भी किया है और ये आपने याद भी किए होंगे। जैसे अद्य का अर्थ होता है आज, है ना। अग्नि का होता है आग, कच्छप का होता है कछुआ, उज्ज्वल का होता है उजला, चर्म का होता है चमड़ा। इस तरह से हमने याद करने थे। और आज हम देख रहे हैं कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार। तो पहला प्रकार जो था हमारा तत्सम, दूसरा प्रकार था तद्भव, और उसी बात में आगे आज हम देख रहे हैं तीसरा जो प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर देशज शब्द। क्या है बेटा? देशज शब्द आप देख रहे हैं ना। देशज क्या बोलेंगे? देशज। पहला कौन सा है? तत्सम, दूसरा कौन सा है? तद्भव, और तीसरा देशज। देशज का अर्थ होता है, इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं, देश प्लस अज। देश माने देश में, अज माने उत्पन्न होने वाला, तो इससे शब्द बनता है देशज। देखिए आप सब देख रहे हैं, देशज का अर्थ होता है देश में उत्पन्न। जो शब्द देश के अनेक क्षेत्रों के निवासियों द्वारा निर्मित होकर हिंदी की बोलियों की सहायता से हिंदी भाषा में आ जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे डिब्बा, जूता, बेटी, रेलगाड़ी, ये शब्द ऐसे हैं जो क्षेत्रीय रूप में हमारे देश के लोगों द्वारा बोले जाते हैं और यह भी हिंदी भाषा में शामिल हो जाते हैं, तो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अच्छा, देशज शब्द की जो डेफिनेशन है आपकी समझ में आनी चाहिए, वो है
देशज के बारे में आप बताएंगे। देश में उत्पन्न होने वाले शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। इसी के साथ कुछ देशज शब्द निम्नलिखित हैं जो जिनके उदाहरण आप नीचे पढ़ सकते हैं, जैसे हलवा, बढ़िया, फटफटिया, पानी, चुटकी, खिड़की, गोल, डिबिया, पेट, ताला, छटपटाना, भूखा, चाचा, मैया, कलाई, चिकना, तमाकू, भैया, ऊटपटांग, भौंदू, सटकना, गपकना, बकबक, खुशुर पुशुर, टाएं टाएं, खटखटाना, चूं चूं आदि। ये शब्द ऐसे हैं जो हमारे क्षेत्रीय भाषा में बोले जाते हैं, है ना। अच्छे शब्द है ना, आपने ये सुने होंगे घर में। हम बात करते करते कहते हैं बिल्कुल भौंदू सा लगता है, ऊटपटांग बात करता है ना, बिल्कुल चिकना घड़ा है ना, इसकी बुद्धि सटक गई, खुशुर पुशुर बात हो रही है ना। हम बोलते हैं ना, बोलते समय इन शब्दों का प्रयोग प्राय करते हैं। आइए तो फिर हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर चौथे भेद को, जिसका नाम है घ विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं। यानी विदेशी का मतलब होता है जो फॉरेन कंट्री से, यानी दूसरे देशों से आते हैं। जो शब्द विदेशी दूसरे देशों की भाषाओं से आते हैं ना, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं, है ना। जैसे हमारे देश में लोग आते हैं ना घूमने के लिए, पर्यटन के लिए आते हैं टूरिस्ट, तो वो विदेशी हैं। तो देखिए उनकी जो भाषा है, और वे यहाँ आते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनकी लैंग्वेज भी लोगों ने जो है ग्रहण कर ली है। मैंने यूट्यूब पर या फेसबुक पर देखा था कि जयपुर में आमेर का किला है, ऐसे ही एमपी में काफ़ी जगह हैं अच्छी हेरिटेज स्थल हैं, स्थान। उन पर क्या है कि वहाँ के क्षेत्रीय लोग कई कई भाषाओं को सीख जाते हैं, और वहाँ विदेशी जो आते हैं ना, उनको वो चीज़ें समझाते हैं। तो समझाने के लिए स्पेनिश भाषा, अंग्रेजी भाषा, जर्मन भाषा, ऐसी कई तरह की भाषाओं के वर्ड उन्होंने सीखे हैं, और उनके साथ वो चर्चा करते हैं। जैसे अजमेर है राजस्थान का, वहाँ पुष्कर का मेला लगता है। पुष्कर जी ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है वहाँ, भगवान ब्रह्मा जी का। तो अंग्रेज लोग जाते हैं। तो मैंने वहाँ देखा था कि बिल्कुल जो है ऐसी महिलाएं जो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन वो उनके संपर्क में वहाँ रहती हैं, जैसे बातचीत होती हैं, तो उन बातचीतों के माध्यम से वे उनके शब्दों को सीख जाते हैं, और वे थ्रू आउट जो है विदेशियों से बातचीत कर लेती हैं। तो ये सब भाषा का जो है आदान प्रदान है, और ऐसे शब्द जो हमारी हिंदी में उनका प्रयोग होता है। तो देख लीजिए, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ जाते हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अखबार, नर्स, बादशाह, गमला, चाकू, कानून आदि। ये शब्द ऐसे हैं जो अरबी फारसी भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से हमारे यहाँ आए हुए हैं। अब देखते हैं हम पाँचवें नंबर के, उत्पत्ति के आधार पर पाँचवें नंबर के जो शब्द हैं वो हैं संकर मिश्रित शब्द, जिनको हम हाइब्रिड शब्द कह सकते हैं इंग्लिश में। संकर या मिश्रित, जिसमें अनेकों भाषाओं के शब्द मिले हुए रहते हैं, फिर वो बनते हैं। जैसे वे शब्द जिनका आधा भाग एक भाषा का तथा आधा भाग दूसरी भाषा का होता है, वे संकर शब्द कहलाते हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? आप शब्दों का बंटवारा पढ़ रहे हैं। शब्दों के बंटवारे के जो आधार हैं वो 4 दिए हैं। सबसे पहला जो आधार था वो हमारा है अर्थ का आधार, और दूसरे आधार पर हम देख रहे थे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब जन्म, है ना, कैसे हिंदी में शब्दों का जन्म होता रहता है। तो 5 तरह से हिंदी में शब्द आते हैं, बनते हैं और प्रयोग होते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो था तत्सम, दूसरा जो था तद्भव, तीसरा जो है हमने देखा देशज, और चौथा देखा हमने विदेशी, और पांचवा जो देखा हमने संकर मिश्रित शब्द की। यहाँ तक परिभाषा हमने देखी पेज नंबर 18 पर। अब हम देखते हैं पेज नंबर 19 पर जब चलते हैं तो सबसे ऊपर दिए हुए हैं संकर शब्दों की परिभाषा। वे संकर शब्द मिश्रित शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं रेलगाड़ी, एक शब्द है। तो रेलगाड़ी जो है इसमें 5 तरह के शब्द मिले हुए रहते हैं। जैसे 1 रेल, 2 रेल, 3 रेल, 4 रेल, 5 रेल, 6 रेल, 7 रेल, 8 रेल, 9 रेल, 10 रेल, 11 रेल, 12 रेल, 13 रेल, 14 रेल, 15 रेल, 16 रेल, 17 रेल, 18 रेल, 19 रेल, 20 रेल, 21 रेल, 22 रेल, 23 रेल, 24 रेल, 25 रेल, 26 रेल, 27 रेल, 28 रेल, 29 रेल, 30 रेल, 31 रेल, 32 रेल, 33 रेल, 34 रेल, 35 रेल, 36 रेल, 37 रेल, 38 रेल, 39 रेल, 40 रेल, 41 रेल, 42 रेल, 43 रेल, 44 रेल, 45 रेल, 46 रेल, 47 रेल, 48 रेल, 49 रेल, 50 रेल, 51 रेल, 52 रेल, 53 रेल, 54 रेल, 55 रेल, 56 रेल, 57 रेल,
पहला शब्द और दूसरा शब्द, मतलब रेल प्लस गाड़ी। तो रेल शब्द तो जो है अंग्रेजी भाषा का है और गाड़ी शब्द है वो हिंदी का है। तो ये ऐसे मिश्रित शब्द बन गए कि इसमें अंग्रेजी भी आई और हिंदी भी आई और शब्द एक ही था, रेलगाड़ी, है ना। आधा अंग्रेजी आधी हिंदी। अब हवादार, हवा शब्द हिंदी का है और दार शब्द फारसी का है। तो देखिए हवा और दार मिलकर के हवादार एक शब्द बनता है, लेकिन इसमें दो जो है भाषाओं के शब्द आए हुए हैं, एक ही शब्द में दो भाषाओं के। अब चाबी वाला, देखो चाबी शब्द पुर्तगाल का है और वाला शब्द हिंदी का है। इस तरह प्रिय छात्रों, आपने देखा कि ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जहाँ से जन्म होता है, ठीक है, 5 प्रकार होते हैं हमारी भाषा में। शब्द कहाँ से आते हैं? तो कुछ शब्द तो हमारे तत्सम से, कुछ तद्भव से, फिर कुछ देसी हैं, कुछ विदेशी हैं, फिर कुछ मिश्रित शब्द जिन्हें हम संकर शब्द भी कहते हैं। तो आप समझे होंगे ये शब्दों के बंटवारे का दूसरा प्रकार था जिसके 5 भेद हो गए, ठीक है। ऐसे समझिए आप, शब्दों के पहले पुत्र का नाम था अर्थ, अर्थ के 2 पुत्र हुए जिनका नाम था, एक का नाम सार्थक और दूसरे का नाम निरर्थक। ऐसे ही फिर दूसरा जो शब्द का पुत्र था उसका नाम था उत्पत्ति या स्रोत। तो स्रोत नाम के पुत्र के फिर 5 बेटे हुए, जिनमें सबसे पहला बेटा है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा जो है देशज और चौथा विदेशी और 5वां संकर, ठीक है। अब हम बात करते हैं शब्दों के बंटवारे के आधार नंबर 3 की। तो आधार नंबर 3 पर आप देख रहे हैं रचना के आधार पर। रचना मतलब बनावट, बनावट या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए ये तीसरा पुत्र था शब्दों के आधार वाला, ये इसका नाम था रचना। और रचना के भी 3 जो है प्रकार हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द कौन से हैं? वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अगर टुकड़े किए जाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जिन शब्दों का अर्थ निश्चित होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ये ध्यान रखना, जिन शब्दों का अर्थ निश्चित होता है उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे आकाश, कमल, धरती, मतलब ये ऐसे शब्द हैं कि हम आकाश बोलेंगे तो आकाश केवल दुनिया में हम आकाश को ही बोलते हैं, आसमान को ही बोलते हैं। अन्यथा आप कह सकते हैं सर मेरे फ्रेंड का नाम आकाश है, फ्रेंड वाली बात एक अलग है, बट आकाश के जो गुण हैं वो केवल आकाश में ही मिलेंगे। हम किसी पेड़ को आकाश नहीं कह सकते, हम किसी और अन्य वस्तु को आकाश नहीं समझ सकते। तो मतलब है आकाश का मीनिंग आकाश ही होगा, निश्चित, मतलब डिटरमाइन मीनिंग होगा। तो जिसका डिटरमाइन मीनिंग होता है ना वो रूढ़ शब्द कहलाता है। अब जैसे कमल, तो कमल का मतलब होता है कमल का पुष्प, कमल का पौधा है। अब हम कमल को किसी अन्य वस्तु के लिए यूज नहीं कर सकते, हाँ तुलना दे सकते हैं, उपमा दे सकते हैं कि भाई ये कमल के समान है, लेकिन कमल तो नहीं हो सकता। कमल तो कमल ही होगा और उस कमल शब्द के लिए, कमल शब्द पौधे के लिए वही एकमात्र शब्द प्रयोग होता है। जैसे धरती, तो धरती जो शब्द है उसका निश्चित अर्थ है। हमने धरती शब्द को बोला, आप तुरंत धरती के बारे में विचार करने लग गए हैं, और कोई विचार तो नहीं आया ना धरती, क्योंकि धरती निश्चित अर्थ है, धरती का निश्चित रूप है। तो इस प्रकार से ये रूढ़ शब्द हैं, वे शब्द हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और टुकड़े किए भी जाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे उदाहरण के लिए आकाश है ना, अगर हम इनके अलग अलग कर देते हैं आका प्लस, तो फिर हम चाहेंगे कि हम आका प्लस से कह करके कहें कि भाई ऊपर देखो आका प्लस से है, तो कहेगा पागल है क्या, आका प्लस से थोड़ी होगा, आकाश होगा ना। तो इस तरह इनके टुकड़े करने से इनका कोई अर्थ निश्चित नहीं रहता। तो आप सभी समझ लें, जिन शब्दों का अर्थ निश्चित होता है, फिक्स होता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखते हैं दूसरे नंबर पर रचना के आधार पर यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक, यौगिक जो हैं वे शब्द होते हैं, योग का मतलब होता है जुड़ना, यानी 2 या 2 से अधिक चीज़ें जहाँ जुड़ती हैं उन्हें यौगिक कहते हैं हम। अच्छा आप देखिए, जैसे आप जानते हैं, शायद आपको बताया होगा कि जल जो होता है, पानी, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से बनता है ना। तो वहाँ 2 एलिमेंट्स, 2 तत्व जुड़ते हैं, तो दो चीज़ों से जुड़कर कोई एक चीज़ बनती है, तो उसे यौगिक कहते हैं। तो यहाँ यौगिक हिंदी में कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। अब पता है आपको, यहाँ 2 शब्द जॉइंट हो रहा है तथा स्वयं के द्वारा निर्मित नए अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, अब पुस्तकालय में 2 शब्द जुड़े हुए हैं, पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक का अर्थ होता है बुक या किताब, और आलय का अर्थ होता है घर।
तो इस तरह से यौगिक वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। अब तीसरे जो प्रकार के हैं रचना के आधार पर, उनका नाम है योग रूढ़। मतलब आप बीच वाला और ऊपर वाला नाम जुड़ गए हैं। देखो, योग यौगिक से आ गया और रूढ़ ऊपर वाला आ गया। तो ये इजी है, इनको आप याद रख सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि शब्दों के बंटवारे का तीसरा आधार कौन सा, तो आप तीसरे को बताएंगे रचना। अच्छा, रचना के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, तो आप बता सकते हैं रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, है ना। योग रूढ़ शब्द कौन से हैं, जो शब्द 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं परंतु उनका अपना कोई विशेष अर्थ ही मान्य होता है, मतलब फिक्स अर्थ वाले, है ना। मतलब योग तो क्यों है, क्योंकि वो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनते हैं, और रूढ़ क्यों है, क्योंकि उनका फिक्स अर्थ है। ठीक है। अच्छा, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ में क्या अंतर है, इनमें आपस में अंतर भी आपके समझ में आना चाहिए। जब आप इनका पर्सनल अर्थ जानेंगे तो इनके अंतर को भी जान सकते हैं। देखिए, योग रूढ़ में क्या बात आई है कि योग का मतलब तो हो गया कि 2 या 2 से अधिक के मेल से बनते हैं, और रूढ़ क्या है, जो निश्चित अर्थ देते हैं। तो ये इजी है, इनके बारे में आप समझ सकते हैं। अब इनके उदाहरण दे रखे हैं, जैसे लंबोदर। लंबोदर का अर्थ होता है गणेश, और दशानन का अर्थ होता है रावण, नीलकंठ का मतलब शिवजी। तो देखिए, लंबोदर में 2 शब्द मिले हुए हैं, लंबा प्लस उदर, और यहाँ लंबा प्लस उदर दोनों शब्द मिल गए हैं लेकिन एक निश्चित अर्थ दे रहे हैं। ये अपना इनका अर्थ है, जिसको मिलाकर के कहते हैं गणेश। गणेश। दशानन में भी 2 शब्द मिले हुए हैं, 10 प्लस आनंद। 10 का मतलब 10 की संख्या, आनंद माने मुख, अर्थात उसका अर्थ निकलेगा हमारा फिक्स निश्चित अर्थ तो निकलेगा रावण। दशानन किसे कह सकते हैं हम, रावण को ही कह सकते हैं, अन्यथा किसी को नहीं कहा जा सकता। नीलकंठ। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो 2 शब्द हैं इसमें, नील और कंठ। नील और कंठ के मेल से नीलकंठ शब्द एक बना, और इसका निश्चित अर्थ हो गया शिवजी। प्रिय छात्रों, रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द मैंने आपको बताए हैं। पहले शब्द जो है रूढ़, दूसरे हैं योग रूढ़, नहीं दूसरे हैं यौगिक, और तीसरे हैं योग रूढ़। इनको याद रखना। रूढ़ वे होते हैं जिनके निश्चित अर्थ ग्रहण किया जाता है, और यौगिक वे होते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और वे कोई नया अर्थ प्रकट करते हैं। योग रूढ़ वे हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और उनका मिलकर एक शब्द बन जाता है और उसका निश्चित कोई अर्थ होता है। इस तरह से आपने देखा रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। अब देखिए, चौथे जो आधार की बात है उसे हम जानते हैं प्रयोग के आधार पर। कौन सा आधार बेटा, प्रयोग के आधार पर। चौथा, प्रयोग का आधार। फर्स्ट में मैंने आपको समझाया है कि शब्दों का बंटवारा 4 आधारों पर होता है। ठीक है। फर्स्ट जो है वो हमने समझा था अर्थ के आधार पर, दूसरा समझा था उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, तीसरा समझा था हमने रचना के आधार पर, और चौथा हमने समझा भैया प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। तो ये 2 प्रकार इनके कौन कौन से हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन वचन लिंग कारक के द्वारा हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी का मतलब जो परिवर्तन होना, बदलाव आना। तो आप विकारी शब्द की परिभाषा समझेंगे, वे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ओके। जैसे लड़की खेलती है, अब यहाँ लड़कियाँ खेलती हैं, तो एक लड़की के लिए लड़की, और इसी शब्द में परिवर्तन होकर के यहाँ लड़कियाँ हो गया, है ना। तो मतलब बदलाव आया वचन के हिसाब से, लिंग के हिसाब से। ठीक है। तो जिनमें बदलाव आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अगले प्रकार के जो हैं वो हैं अविकारी। अविकारी बिल्कुल इसकी अपोजिट है और उल्टे हैं। मतलब वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब होता है वे विकारी हैं, परिवर्तन होता है वे विकारी हैं, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी हैं। आपको याद रखना होगा। मतलब जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है वे विकारी हैं, और जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वे ज्यों की त्यों होते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़की सुंदर लिखती है ना। तो लड़कियां सुंदर लिखती हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं सुंदर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। मतलब एक वचन के हिसाब से यहाँ लड़की सुंदर लिखती है, एक लड़की की बात है, और लड़कियां सुंदर लिखती हैं बहुवचन की बात है, लेकिन सुंदर जो शब्द है ना उस पर कोई प्रभाव नहीं आया, वो जैसा था वैसा ही प्रयोग हुआ है ना। मतलब लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुल मिलाकर के आप समझे अविकारी शब्द तो एज ए स्टोन, पत्थर की तरह होते हैं, जो सर्दी गर्मी बरसात में समान रूप से होते हैं। वो ना बढ़ते हैं ना घटते हैं ना। देखते हैं ना आप, कोई पत्थर हमने देखा उसमें सर्दियों में भी वो वैसा ही है, गर्मियों में भी वैसा है।
तो ये समझ लें आप मेरी बात को। मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रयोग के आधार पर शब्द के जो है दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी वे होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन आता है, ये शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं। वे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन वचन लिंग कारक के द्वारा हो जाता है उन्हें विकारी, और जिनमें नहीं होता उन्हें अविकारी कहते हैं। इस तरह से बेटा आगे चल के हम देख रहे हैं अन्य विकारी शब्द भी यहाँ दिए हैं, कम, अधिक, इधर उधर, यहाँ वहाँ आदि। अब यहाँ फिर भेद करके आपको समझाए हैं कि मैंने ऊपर भी छोड़ दिया है और नीचे भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अब इन दोनों बातों को, जो छोड़ी गई बात थी उसको देखिए। विकारी शब्द जो होते हैं वे चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्योंकि ये बदलते हैं, है ना, इनके रूप बदल जाते हैं इसलिए। जैसे सर्वनाम वह है ना, और वह तो एक वचन के लिए लगाते हैं, वह लड़का है। लेकिन बहुत अधिक बच्चे होंगे तो वे सब लड़के हैं, तो वह के स्थान पर वो हो गया ना, वह वे हो गया। इस तरह से एक बार हम पुनः प्रयोग के आधार पर बात को समझते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला, विकारी शब्द, वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन वचन लिंग कारक के द्वारा हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़की खेलती है और लड़कियां खेलती हैं। तो आप देख रहे हैं लड़की शब्द में जो है लड़की क्या है, संज्ञा शब्द है, और इसमें परिवर्तन आया है यहाँ पहले वाक्य में लड़की और दूसरे में लड़कियाँ। अब आपको बात बताई है कि विकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आप जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। विशेषण शब्द कौन से होते हैं? हिंदी में विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। क्रिया क्या है? जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से विकारी शब्दों के चार प्रकार हैं। और फिर हम देखते हैं नंबर 2 पर अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के बारे में जो बात है वो लिखी हुई है, वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़की सुंदर लिखती है, लड़कियां सुंदर लिखती हैं। अन्य विकारी शब्द कौन कौन से हैं? कम, अधिक, इधर उधर, यहाँ वहाँ। अब अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं जबकि विकारी शब्द भी चार प्रकार के हैं। तो अविकारी शब्दों के चार प्रकार कौन से हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब है क्रिया से पहले या क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन धीरे धीरे चलता है, तो चलना क्रिया है और चलने क्रिया की विशेषता हो गई कि कैसे? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जो है वो क्रिया का विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण कौन होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, पर्सनल। संबंध बोधक वे शब्द होते हैं जो किसी का संबंध बतलाते हैं। और समुच्चय बोधक वे होते हैं जिसमें समुच्चय या समूह की बात जो है बताई जाती है। विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेटरी शब्द जिनको आप कहते हैं, जिसमें अचंभे आश्चर्ययुक्त कोई बात होती है, उन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द के नाम से कहते हैं। जैसे हाय, है ना, अरे, ओ, ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक होते हैं जो हमेशा जो है वे एक जैसे रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। तो प्रिय छात्रों, आज आपने पाठ 3 को संपूर्ण रूप से समझा है और यहाँ कुछ बातें दोहराने की आई हुई हैं रिवीजन के रूप में। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। पहला आधार है अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर दूसरा, रचना के आधार पर तीसरा, और अंतिम जो है वो है चौथे नंबर का जो आधार है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो ये 4 आधार हमारे शब्दों के बंटवारे में हमने समझे हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के पर, रचना के पर और प्रयोग के पर। अर्थ के आधार पर अब तुम्हें याद क्या रखना है? अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। इंटेलिजेंसी, जो आपकी बुद्धि की क्षमता है, आप याद करेंगे तो निश्चित आपको याद हो सकते हैं ये।
कि भाई अर्थ के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। उत्पत्ति के आधार पर सबसे ज़्यादा भेद हैं, 5 भेद हैं, जिसमें आपको हमने समझाए हैं। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, फिर देशी, फिर विदेशी, फिर संकर। याद हो जाएंगे आपको। और फिर रचना के आधार पर 3 प्रकार के हमने शब्दों को पढ़ा है, जिसमें सबसे पहले रूढ़, फिर यौगिक और फिर तीसरा योगरूढ़। और अंतिम जो है प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार हैं 2, विकारी और अविकारी। फिर विकारी शब्दों के भी 4 प्रकार आपको बताएं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया। ऐसे ही फिर अविकारी शब्द हैं, उनके भी 4 भेद हमने आपको बताए, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक। तो मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि इन बातों को आप ध्यान रखें, समझें, लर्निंग करें। और एक आप चाहते हैं तो आज की एक्टिविटी के रूप में मैं आपको काम जो देना चाह रहा हूँ, एक सुंदर सा चित्र बनाएं। जैसे कोई पेड़ का चित्र बनाते हैं ना बच्चे, ड्राइंग करते हैं ना, और उस चित्र में शब्दों एक उसमें 4 शाखाएं निकालेंगे आप, है ना। और पहली शाखा होगी कौन सी, उस पर नाम लिख देंगे आप जो है अर्थ के आधार पर, दूसरी शाखा का नाम उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरी डाली का नाम रचना के आधार पर, और चौथी डाली का नाम प्रयोग के आधार पर। ऐसा एक पेड़ बना सकते हैं, पौधा। और फिर आप और छोटे छोटे बना सकते हैं कि अर्थ के आधार पर जो होते हैं उसकी 2 शाखाएं बना सकते हैं, और उत्पत्ति के आधार पर उसकी 5 शाखाएं बना सकते हैं। और फिर जो है रचना के आधार पर भी 3 प्रकार की शाखाएं, और प्रयोग के आधार पर भी हम जो है 2 प्रकार की शाखाएं उसमें बना सकते हैं। बात को समझना है निश्चित तौर से। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली क्लासों में आपको इन्हीं के बारे में समझाया और बताया जाएगा विस्तार पूर्वक। तो इसलिए आज का यूनिट और आज का चैप्टर आज ही आप तैयार करें, समझें, कोशिश करें, तो निश्चित आपकी समझ में आएगा। धन्यवाद।